हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन सेटअप प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो जैसे कि आप लोगों की पंजाब लेक्चरर या फिर पीजीटी कॉमर्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करें, देखो कॉमर्स का जो सिलेबस है वो घूम फिर के एकदम सेम ही है। और जो ये मैं करा रही हूँ ये आप लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आप कॉमर्स का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेबस सब जगह सेम ही होता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए और थियोरिटिकल पार्ट सब जगह सेम रहता है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चंस भी वही सही आते हैं। तो पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तभी आप एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्ट एनी टाइम, और आज का जो आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आपका मेजर ऑफ डिस्पोजन। आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। A measure of central tendency is a summary statistics that represents the center point or value of a data set. These measures simply summarize a set of data in a single value. These are the representative of data and around which large portion of observations gathered. In statistics, there are three most common measure of central tendency that are mean, median and mode. देखो, अगर सिंपल सी बात करें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जो सेंटर पॉइंट दिखाता है। किसी भी डेटा का सेंटर पॉइंट जो दिखाता है, बीच का पॉइंट दिखाता है। यानी ये सिंपली समराइज करता है डेटा को एक सिंगल वैल्यू में। अब ये सिंगल वैल्यू में कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझिए, नहीं तो स्टेट्स बहुत ज्यादा टफ आपको समझ में आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करिए मेरी कोई भी फैक्ट्री है, कोई छोटा सा बिजनेस है, वहां पे 5 लोग काम करते हैं, ABCDEF, ठीक है, 5 लोग काम कर रहे हैं। पांचों की सैलरी जो है वो मैंने बता रखी है, किसी की 14,000 है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, किसी की 16 है, किसी की 13 है। ऐसे करके 5 लोगों को मैंने सैलरी वहां पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप स्वामी आप बताइए कि आपके जो वर्कर्स हैं आप कितनी सैलरीज उन्हें देते हो, लगभग कितनी देते हो, तो क्या मैं सबका नाम ले लेके बताने वाली हूँ कि A को मैं 15,000 देती हूँ, B को मैं 14 देती हूँ, C को इतना देती हूँ? नहीं ना। तो ये वहां पे यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी एक एवरेज करके मैं उन्हें बता दूंगी कि इतनी लगभग सैलरी जो है वो सारे लोगों का ऐड करके उनका एवरेज निकाल कर मैं बता दूंगी कि लगभग जो है मेरी मैं अपनी वेजेस को 14,000 सैलरी के आसपास दे देती हूँ। यानी मैं सबको 14,000 नहीं है, एवरेज नहीं निकालते हम लोग, बस वही चीज है कि औसत कितना है, 14,000। तो इसी तरीके से पूरे डेटा को, अभी 14,000 जो वैल्यू बताई है यही पूरे डेटा को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल वैल्यू से। यानी आपको एवरेज निकाल के देना है, बीच की वैल्यू निकाल के देनी है जो आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये तो आप लोगों को पता होगा, वेरी बेसिक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 2 एवरेजेस होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आपका मीन आता है और पोजिशनल एवरेज के अंदर आपका मीडियन और मोड आता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं कि कौन सा है जो पोजिशनल एवरेज है और कौन सा है मैथमेटिकल एवरेज। एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल एवरेज के अंदर मीन आता है और पोजिशनल एवरेज के अंदर मीडियन और मोड आता है, क्योंकि ये पोजीशंस को दिखाने का काम करता है। मीन में भी 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। Mean is a very simple and commonly used measure of central tendency. Mean is sum of all the observation divided by number of observations. यहाँ पे 2 तरीके के डेटा होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। मैं आपको बता देती हूँ, अनग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है जो जिसको हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में नहीं बनाया हुआ है। यानी हमने नॉर्मली, मैंने आपको लिख दिया 5, 6, 9, 11, 12, 15, नॉर्मली मैंने डेटा बता दिया आपको। तो ये होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप का मतलब मैंने इसको किसी भी तरीके का टेबल में अरेंज नहीं करा हुआ है, ये सिर्फ मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। और ये छोटे के लिए ही यूज किया जाता है, जब 4, 5, 6, 7 नंबर हो तभी। लेकिन जो ग्रुप डेटा होते हैं वो ज्यादा होते हैं, डेटा ज्यादा डेटा हो, जैसे हजार लाखों का डेटा होता है, उसे हम लोग टेबल के अंदर सेट करते हैं, डिस्क्रीट में करते हैं या फिर कंटिन्यूस, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 30 to 50। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करिए मैं आपसे ये बोलूं कि आपके जो मैं लिखूं यहाँ पर कि भाई 10 साल से बच्चों का वजन कितना है, कितने लोगों का वजन 40 है, 20 से 30 के जो लोग हैं उनका कितना वजन, कितने लोगों का वजन सेम है। इस तरीके से डेटा बनाया जाता है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो मीन जो है वो सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे सिंपल माना जाता है मेजर, क्योंकि ये इसका काम होता है सिर्फ ऐड करना। मीन इज ओनली द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन में का फॉर्मूला याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन।
सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा का। लेकिन अगर ग्रुप डेटा के अंदर आ जाए और मीन निकालना पड़े, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराऊंगी इसी के अंदर ही, तो डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मीन है वो ग्रुप डेटा में निकालना है, यानी टेबल्स के अंदर है, तो कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला आपके सामने, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल का एन। ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मीन, तीन तरीके के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इफ इट इज द सम ऑफ द सैंपल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ आइटम्स इन सैंपल। देखो, अर्थमेटिक मीन सबसे सिंपल होता है, जिसमें हम सिर्फ ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ऐड करके और डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ आइटम से। तो जैसे अभी मैंने आपको मीन का सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ पे लग जाता है, बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। नो, पेन इज नॉट वर्किंग, ये देखना पड़ेगा, एक मिनट, नहीं तो मैं आप लोग को ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पे पेन क्यों काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। कभी कभी ये ऐप काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा, जैसे हमने डेटा है 2 5 6 7, चार लोगों का डेटा है ABCD, चारों के जो भी डेटा है उनको ऐड करके डिवाइड बाई चार लोग हैं तो चार से डिवाइड कर दो, वो ऑटोमेटिक मीन निकल आता है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। इट इज एन एवरेज दैट इज यूजफुल फॉर सेट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दैट आर इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। देखो, ज्योमेट्रिकल मीन निकालने की जरूरत जब होती है जब डेटा को जोड़ा ना जाए, डेटा को गुणा करा जाए, यानी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है आपकी ग्रोथ निकालने के लिए, पॉपुलेशन रेट निकालने के लिए, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कितना परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ गई है, या आपके पैसों पर आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, इसके अंदर रूट में निकाला जाता है, सब सारे डेटा का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल वैल्यूज बताने में जो है इसका काम किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जब आपका डेटा फिक्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आपकी स्पीड, आपकी डिस्टेंस, अगर मैं कहूं कि मैं रोज ऑफिस से कितने किलोमीटर जाती हूँ और वापस कितने किलोमीटर आती हूँ, तो उसको निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है। चलिए, यहाँ पे एक आपको पॉइंट बता देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि चलो आपके पास एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के जरिए आपके पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में अगर आप तीनों फॉर्मूला लगाते हो, अर्थमेटिक मीन का भी लगाते हो, ज्योमेट्रिक मीन का भी लगा के देखते हो, हार्मोनिक मीन का भी निकाल के देखते हो, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा आंसर अर्थमेटिक मीन का आएगा, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का आएगा, फिर हार्मोनिक मीन का आएगा। इसलिए याद रखिएगा AM बड़ा होता है, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, फिर उसके बाद आपका हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। अर्थमेटिक मीन इज अ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज अ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको भी बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी मीडियन की। मीडियन सेंट्रल वैल्यूज व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब, पहली बात तो मीडियन का मतलब बीच की वैल्यू निकालना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 और 20 के बीच क्या आता है, तो आप बोलोगे मैम 15। 10 और 20 का बीच का क्या आता है? 15। तो वही मीडियन है। लेकिन इसमें सबसे पहले आप लोगों को डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना पड़ता है। पहले छोटे से बड़ा में लगा दो या बड़े से छोटे में आप लगाओ पहले, तब आप फॉर्मूला लगाना, ऐसे मत लगाना। अगर अनग्रुप डेटा है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, अगर ऑड वैल्यू दी हुई है तो। अगर इवन दी हुई है तो n/2 वैल्यू प्लस n डिवाइडेड बाई 2+1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूले लर्न कर लेना। लेकिन अगर ग्रुप डेटा है, टेबल के अंदर बनाया गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है L+n/2 -CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। अगर L की बात करें तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियम क्लास,
CF की बात करें तो आपका प्री मीडियन क्लास की बात कर रहे हैं, F फॉर फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, आई का मतलब विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं मोड। द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन सीरीज इज मोड, यानी जो डेटा बार बार रिपीट होता है उसे बोलते हैं मोड। अगर मैंने आपको एक डेटा दिखाया जिसमें लिखा है 2462626892, यानी कितनी बार वो नंबर जितनी बार ज्यादा रिपीट होता है वही मोड हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली अकर्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर ग्रुप में डेटा दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला बेटा चेंज हो जाएगा, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई F1 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। एल का मतलब लोअर क्लास लिमिट होगी, मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। एफ एम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास एंड F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, और आई का मतलब होता है विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, अगर नॉर्मली निकालना होगा तो जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा वही आपका मोड हो जाता है। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब आप यहाँ देख सकते हो। आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे होता तो मैं आप लोगों को लिख के बताती, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है आज ये। कभी कभी पता नहीं क्यों काम ये नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। द फॉलोइंग नंबर गिव्स द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 कंसेक्यूटिव पेशेंट्स ऑफ हेपेटाइटिस, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड एंड कमेंट ऑन इट्स स्कीवनेस। चलो वो तो मैं बाद में बताऊंगी स्कीवनेस वाला, पहले फॉर्मूला बात करते हैं। यहाँ पे देखो डेटा, आप पहले मुझे ये बताओ ग्रुप है या अनग्रुप्ड है। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है ग्रुप डेटा दिया हुआ है या अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था ग्रुप डेटा वो होता है जिसको टेबल फॉर्मेट में देते हैं, और अनग्रुप्ड जो होता है जो नॉर्मली लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई टेबल बनी हुई है क्वेश्चन में नहीं बनी हुई, तो यानी ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में हमेशा सिंपल फॉर्मूला लगता है, कोई से अभी आप कैलकुलेट करो। तो मीन कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बोला था सबको ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो 24 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 15 26 19 24 18 22 25 सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई एन। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर भी दिया हुआ है 10 पेशेंट है। तो डिवाइड कर दो 10 से, तो आपका निकल आएगा 23। ये आपका मीन निकल आया, 23 क्या निकल के आ गया, आपका मीन निकल आया। अब आपसे पूछा है मीडियन निकालिए, मीन मीडियन मोड दोनों पूछा है ना, तीनों। मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। ये अभी मैंने आपको बोला था, मीडियन नहीं निकलेगा, गलत निकलेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आएगा, ये आप डेटा देख रहे हो ना, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर इसको करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे, या तो छोटे से बड़ा कर दो और या तो डिसेंडिंग बड़े से छोटा कर दो। सबसे छोटा नंबर 15 है, फिर उसके बाद 18 है, उसके बाद 19 है, फिर 22 22 दो बार है बेटा, 24 है, 25 26 और 35 है। अब मैंने आपसे बोला इसका बीच का निकालो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैम यहाँ पे तो दो निकल रही है वैल्यू, 22 और 24 दोनों बीच में आ रहा है। अगर 9 नंबर्स होते ना, सिर्फ 9 नंबर होते तो फिर आपका एक निकल आता, लेकिन 10 नंबर है, तो यहाँ से अगर पांचवा नंबर देखोगे तो 24 है, और अगर लेफ्ट से साइड से देखोगे पांचवा नंबर तो 22 है, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू दो निकल रही है। अब जब दो निकले तो इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दो, 22 प्लस 24, और डिवाइड क्यों करना है, दो से ही करना है क्योंकि दो की वैल्यू थी। अगर बेटा यहाँ पे 35 कम हटा देती मैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 35 हटा देती, अगर मैं यहाँ पे 35 सपोज करिए हटा दूं, तो फिर अगर मैं आपसे मीडियन पूछती तो आप मुझे बता देते मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 22 हमारा आंसर हो जाता है बेटा, 22।
क्या आंसर हो जाता? 22। लेकिन 10 नंबर है तो यहाँ पर आपके दो वैल्यू निकली है, 22 और 24 दोनों तो हो नहीं सकती हैं, तो एक निकालनी है, तो दोनों को प्लस कर दो, और दो नंबर है इसीलिए दो से डिवाइड कर दो, तो यानी 23, इनका बीच का नंबर आ जाएगा 23। फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर आपसे पूछूं मैं मोड बता दो इसमें, तो मोड का मैंने बोला था जो नंबर ज्यादा बार आएगा वो मोड हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? मैम 22 दो बार आया हुआ है इसके अंदर, और 24 दो बार आया है। तो इसके दो आंसर होंगे बेटा, जिसे बोलते हैं बाई मॉडल मोड। बाई मॉडल मोड यानी जब आपके दो मोड हो जाए, और यूनी मॉडल जब आपका एक होता। तो यहाँ पे 22 भी दो बार आया हुआ है और 24 भी दो बार आया हुआ है, तो आपके आंसर 22 और 24 दोनों हो जाएंगे। लेकिन मीडियन में ऐसा काम नहीं होता, मीडियन में अगर दो डेटा आए तो उनको प्लस कर देना। अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखो, आपको 22 भी है और आपका 24 भी है जो सबसे बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको बोलते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक आता तो उसे बोलते हैं यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके आ गया है डेटा अनग्रुप्ड का, सॉरी ग्रुप्ड का। ग्रुप्ड का मतलब टेबल में आ गया है, तो टेबल में आ जाए तो तीनों चीजें कैसे निकाली जाती है अब आप वो देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एज दी हुई है कि 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। 10 से 20 साल के बीच में 15 पेशेंट है, 20 से 30 साल के 25 पेशेंट है, 30 से 40 के 30 पेशेंट है, 55, 25, 10 ऐसे दिए हुए हैं। अब आपको सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो क्लास इंटरवल दी हुई है और आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 15, 25, 30 दी हुई है। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब तो हम डायरेक्टली सम करके 2 से डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है जब डेटा टेबल में आ जाए। तो क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए, मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का मतलब मिड पॉइंट्स, और डिवाइडेड बाई कैपिटल का एन। आ गया समझ में? तो मैम कैसे निकालेंगे? एक्स, एक्स निकालने का मतलब होता है मिड पॉइंट। अच्छा बताओ, 10 के 20, 20 के बीच में मिड पॉइंट क्या है? 15। 20 से 30 के बीच में क्या है? 25। 30 से 40 के बीच में क्या है? 35। 40 से 50 का बीच क्या आएगा? 45। 50 से 60 का 55, 60 से 70 का 65। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब आपको एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी फ्रीक्वेंसी को गुणा कर देना है मिड पॉइंट के साथ। 15 इंटू 15 225, 25 इंटू 25 625, 30 इंटू 35 1050। ऐसे निकालोगे तो टोटल आपका 6400 आ जाएगा। और हमें यही चाहिए, सिग्मा एफ एक्स ही चाहिए था। सिग्मा एफ इंटू एक्स ही तो चाहिए। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का मतलब मिड पॉइंट। तो जब आप मल्टीप्लाई करके टोटल आपका निकलता है 6400, 6400। और डिवाइड किससे करना है? एन। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसीज कितनी है? कितने पेशेंट है टोटल? 15, 25, 30, 55, 25, 10, 160। ऐसे मत गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे जब गिनते हैं जब डेटा टेबल में ना हो, तब तो हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब बेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई टेबल में हो तो इनको ऐड करके जो निकलता है वो आपका एन निकलता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 15, 25, 30, 55, 25, 10 जोड़ दोगे तो 160 आ जाएगा। उससे डिवाइड करोगे तो मीन आपकी 40 साल यहाँ पे निकल आएगी। अब बात करते हैं मीडियन की। मैम मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन का भी फॉर्मूला अलग हो जाता है, क्योंकि ये डेटा टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो मीडियन के निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपको एलसीएफ निकालना है। अब मैम ये एलसीएफ कैसे निकलता है? ये तो हमें पता ही नहीं एलसीएफ कैसे निकलता है। एलसीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब ऐड कर दो। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? इकट्ठा। हम ये तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। तो एलसीएफ कितना हो जाएगा? एलसीएफ का मतलब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी बार क्या हो जाएगी? 15 में 25 जोड़ दो, 40। 40 आ गई। 30 में 25 जोड़ दो, 70। 70 आ गया। ऐसे ही करके 70 में 55 जोड़ दो, 125। ऐसे जोड़ 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 के ले आओ, 160 तक ले आओ। जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यहाँ तक जोड़ के ये भी 160 आ जाएगा। 15 का 15 ही लिखोगे, क्योंकि ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है जो जोड़ोगे। तो 15 का 15 आ जाएगा बेटा। फिर 15 में 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50, 40 आ जाएगा। 40 में फिर 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देख रहे होगे 40 में 30। यहाँ से ऐसे जोड़ते चले जाओ, ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाओ बेटा, ऐसे ऐसे।
ऐसे तिरछा तिरछा जोड़ते चले जाओ। 15 से 25 40, 40 से 30 70, 70 से 55 125, 125 से 25 150, 150 के बाद 10 जोड़ेंगे तो 160। इस तरीके से जोड़ के आपका टोटल एफ और एलसीएफ बराबर आ गया। देखो 160 160, ये हमें जरूरत है। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। अब एलसीएफ निकाल लिया। चलिए अब बात करते हैं एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के हिसाब से बेटा डेटा रख दो। एल का मतलब होता है लोअर क्लास। अच्छा एक बात बताइए, अब जो है मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पहले मीडियन क्लास निकालो। मीडियन क्लास कैसे? मीडियन क्लास जो आपका 160 निकल के आया है, ये 160, इसको आपको डिवाइड करना है 2 से। ये फॉर्मूला होता है बेटा मीडियन क्लास निकालने का। मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाई 2। तो एन कितना है? 2। दो ही रहता है एन, सॉरी, एन डिवाइडेड 2। एन का एन कितना है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 160। 160 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 80। अब ये बताओ ऐसी कौन सी इसके अंदर डिजिट है जो 80 के पास है? 70 पे अगर हम आते हैं बेटा, 70 पे, तो 70 तो कम है। 70 तो कम है, कम वाला चूज नहीं कर सकते। तो यानी 80 जो सबसे सही फिट बैठेगा वो 125 वाले में बैठेगा, जहां पे रेड कलर की लाइन दी हुई है। यानी इस वाले डेटा से पूरा काम करना है हमें। अगर आप ये वाली लाइन नहीं ढूंढोगे ना चार्ट के अंदर तो फॉर्मूले पे नहीं लगा पाओगे। समझ में आ गया? इसीलिए मीडियन क्लास निकालना जरूरी है। मीडियन क्लास मतलब एन अपॉन टू। एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल पेशेंट्स कितने हैं। मैम 160 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 80 आ गए। 80 आ गए। अब हमें देखना है ये 80 कहाँ फिट बैठ रहा है। कम पे नहीं जाना है, उसके ज्यादा वाले पे ही जाना है। तो 80 के बाद 70 के बाद 125 आ रहा है, तो 125 के पास ये आ जाएगा 125। अब ये वाली जो टेबल रेड लाइन से हो गई, अब इसी को लेके पूरा फॉर्मूले में अप्लाई होगा। पहला पूछा गया एल। एल का मतलब लोअर क्लास। लोअर क्या है? 40 बड़ा है या 50? लोअर इंटरवल कौन सा है? 40 या 50? मैम 40 कम है। 40 ही तो कम है ना। तो एल की जगह हम क्या लिख देंगे? 40। फिर लिखा है एन अपॉन टू। एन अपॉन टू अभी हमने निकाला है मीडियन क्लास। एन अपॉन टू 160 डिवाइडेड बाई 2 80। तो डायरेक्ट 80 लिख दो, निकाल तो चुके हैं। माइनस का सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करना है। माइनस मतलब सी एफ कौन सा माइनस करना है? जो आपने टेबल देखी है ना, ये लाल लाल रेड कलर की जो लेबल यहाँ पे देख रहे हो, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला हमें हमेशा माइनस करना होता है, जिसे बोलते हैं प्री मीडियन क्लास। प्री मीडियन क्लास 125 के ऊपर वाला माइनस कर दो, 70 डिवाइडेड बाई एफ। डिवाइडेड बाई एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा इस रेड लाइन में? मैं 55, 55 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई आई, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। विड्थ का मतलब ये होता है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 40 और 50 के बीच में अगर क्लास इंटरवल देखा जाए, 40 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है मैम? 10 का। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10, आप कैलकुलेट करोगे तो 41.81 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? फॉर्मूला था इसका एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू 1। एल का मतलब लोअर क्लास। तो सबसे पहले मीडियम क्लास निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम 10 से 20 वाले में, 20 से 30 वाले में, 30 से 40 में। उसका फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाई टू, यानी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं आपके? 160 डिवाइड बाई टू, 80 आ गया। अब 80 के पास हम देखेंगे कौन सा आसपास है 80 के। तो बेटा 80 के आसपास 70 वाला नहीं माना जाता, कम नहीं मानते, ज्यादा पे आओ। तो ज्यादा है मैम 125 का। अब हम यही वाली लाइन लेके चलेंगे। एल का मतलब लोअर मिडिल क्लास, सॉरी लोअर मिडिल क्लास कह रही, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सबसे लोअर है 40। 40 और 50 में से लोअर 40 होता है और हायर 50, अपर 50 होता है। तो हमने 40 लिख दिया। एन अपॉन टू हम निकाल चुके हैं 80। माइनस करना है हमें सी एफ, यानी एक जो हमारी लाइन है उससे ऊपर वाला प्री मीडियन। प्री का मतलब होता है ऊपर, पहला। 70 से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई उस टाइप की फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 55, और मल्टीप्लाई बाई 10, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस। हर क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है? 40 से 50 का बीच का डिफरेंस 10 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मीडियन निकल आएगा। अब बात करते हैं मोड की। अब मोड के लिए भी बेटा अलग ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये टेबल वाली बात आ जाती है। तो मोड में बेटा हमें ये चीज देखनी पड़ती है, सबसे सिंपल बताती हूँ। मोड में ये देख लेना सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ पर है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब पेशेंट ही तो थे। सबसे ज्यादा तो मैम सबसे ज्यादा 15 20 30 55 25 10, मैम 55 वाला है, बस सेलेक्ट हो गया। ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। और हम मीडियन में कैसे सेलेक्ट करते थे? एन अपॉन टू निकालकर, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डिवाइड बाई टू निकालकर, जो भी नंबर आता था उससे ज्यादा वाला लाइन हम लोग चूज करते थे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा वो वाली लाइन सेलेक्ट कर लेना। तो ऑटोमेटिकली आपने ये 40 से 50 ग्रीन कलर देख रहे हो, ये सिलेक्ट हो गई, इसमें मेहनत कम है। अब निकालने के बाद इसका फॉर्मूला है एल प्लस
एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अच्छा, एफ एम क्या होता है? एफ एम वही होगा जो आपने सिलेक्ट किया है सबसे ज्यादा। एफ एम, एम का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सी लाइन है? 55 वाली। तो या तो आपको समझ में आ गया होगा। एल का मतलब अभी मैंने आपको बोला लोअर या अपर। लोअर है 40 और अपर है 50। तो 40 प्लस 55, 55 में से हमें माइनस करना है F1। F1 होता है बेटा 55 के ऊपर वाला। जो आपने मैक्सिमम लिमिट सेलेक्ट करी है उसका ऊपर वाला होता है F1 और उसके नीचे वाला होता है F2, याद रखना। ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आप लोगों को लिख के बता देती। पता नहीं इसको आज क्या प्रॉब्लम हो गई है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ, अगर ये आ जाए तो। आप याद रखना बेटा, ये वाली चीज ये आपकी होती है F1, ठीक है, और ये होती है आपकी F2। जो ये 30 है ऊपर वाली चीज, ये F1 के नाम से जानी जाती है, और 55 की जो नीचे वाली नंबर है वो F2 के नाम से जानी जाती है। तो L हमने लिख दिया 40। 40 और 50 में से L कौन सा है? 40। FM मतलब मैक्सिमम जो हमने सिलेक्ट किया हरा 55, माइनस करना है F1 यानी इसके ऊपर की वैल्यू माइनस करनी है 30, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई FM। FM का मतलब मैक्सिमम 55, माइनस फिर करना F1, F1 हमारी 30 है, और फिर हमें F2 भी माइनस करना है। और F2 कौन सा नंबर है बेटा? ये वाला 25। ठीक है, ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2, और मल्टीप्लाई बाई विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो दोनों के विड्थ कितनी है भाई? 40 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एज आ जाएगी 44.54 कैलकुलेट करने पे। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स डू नॉट रिवील द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द डेटा। डिस्पर्जन इज मेजर ऑफ वेरिएशन। Dispersion is the scatteredness of the data series around its average. Dispersion is the extent to which a values in a distribution differ from the average of the distribution. Dispersion का सिंपल सा मतलब ये होता है, आपका जो डेटा है वो आपके मीन से कितना दूर है या कितना पास है, कितना फैला हुआ है आपका डाटा। आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है। डिस्पर्जन का मतलब ही होता है फैलना, स्कैटर। ठीक है, तो ये आपको वेरिएशन बताता है। अब मैम फैला कैसे हुआ है? सपोज करिए मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे एक चीज बोली कि सपोज करिए मैंने एवरेज निकाला था 50 नंबर, एवरेज निकला 50। 100 में से एवरेज मैंने निकाला 50, तो मैंने देखा कि कौन कौन से बच्चों के नंबर 50 के पास है और कौन कौन से बच्चों के नंबर 50 से दूर है। तो जितना पास रहेगा उसमें कम डिस्पर्जन रहेगा, तो जितना दूर रहेगा, मान लीजिए किसी के 10 नंबर ही आए हैं, तो यानी वो बहुत दूर है, डिस्पर्जन मतलब ज्यादा फैला हुआ है। दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट इन विच डेटा इज एक्सप्रेस्ड, रुपीज, केजी, लीटर, किलोमीटर। देखो एब्सोल्यूट डेटा वो डेटा होता है जहां पर यूनिट दी होती है, कि रुपीज में निकालिए, किलोग्राम में निकालिए, किलोमीटर में निकालिए, तो वो होता है एब्सोल्यूट। लेकिन रिलेटिव जो होता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज, इसके अंदर यूनिट नहीं होती। कैसे नहीं होती? अगर मैं आपसे बोलूं किलो को, मैं आपसे बोलूं किलो को, किसी का वेट है, बच्चों के वेट है किलो में, और मैं कहूँ कि बच्चों के वेट का कंपैरिजन आप करो पानी से करो, लीटर से करो, तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? इसीलिए इस झंझट को हटाने के लिए इनको परसेंटेज या रेशियो में बदल दिया जाता है। तो जब परसेंटेज और रेशियो में बदल दोगे तो केजी हट जाएगा, भाई केजी लीटर ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं फ्री यूनिट, इसके अंदर कोई भी तरीके की यूनिट नहीं लगाई जाती। इसीलिए इसको दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, याद रखिएगा। रिलेटिव को, रिलेटिव को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अब इसके कुछ डिफरेंट मेजर्स होते हैं डिस्पर्जन के, रेंज एंड कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनके कोएफिशिएंट्स जो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला था रेंज, सबसे सबसे इजी, सबसे सिंपल। इसके अंदर जो है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस किया जाता है। सबसे बड़ी वैल्यू सपोज करिए कितनी है? 100। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 10। उन दोनों को माइनस कर दो, 100 माइनस 10 यानी 90 आपका रेंज आ जाएगा। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में आप लोग को कराऊंगी, डोंट वरी आगे।
फिर आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल Q3 एंड द लोअर क्वार्टाइल Q1। इट कवर्स डिस्पोजल ऑफ मिडिल 50% ऑफ द आइटम ऑफ सीरीज। और इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, Q3 - Q1। यानी अगर मैं सिंपल से आपसे बात करूं, यानी क्या काम क्यों नहीं कर रहा है। 1 मिनट मुझे दे दो, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, जिसमें कुछ गड़बड़ हो चुकी है। काम ही नहीं कर रहा है आज तो, जब जरूरत होती है तो नहीं काम करता ही है। ठीक है, Q3 - Q1, देखो ये जो चीज है ना, ये बीच के आइटम से बताता है कि बीच से कितना फैला हुआ है डेटा। पूरा डेटा है, उसका बीच बीच में से कितने डेटा फैले हुए हैं। यानी यहाँ पर आपको 25% और 75% से मतलब होता है। तो 25%, 75%। सपोज करिए आपके पास एक पिज्जा है, अगर मैं बात करूँ आपके पास एक पिज्जा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपके पास एक पिज्जा का टुकड़ा है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ ये पिज्जा है, तो अगर मैं कहूंगी कि आप 4 लोगों में डिवाइड कर दो इसको, तो आप डिवाइड कर दोगे ना। पहले वाले को 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले वाले को भाई 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। पहले वाले को 1/4 दिया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद उसको 2/4 दिया जाएगा, 3/4। फिर आपका पूरा पिज्जा। ऐसे तो डिवाइड करते हो 1/4, 2/4, 3/4। यही तो डिवाइड करते हैं हम लोग पिज्जे को। भाई पिज्जा अगर ऐसे करेंगे तो 4 भाग में तो डिवाइड होगा। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, एक को 1/4 मिलेगा। एक चम्मच होती है, एक चम्मच में कैसे डिवाइड करते हो? एक तो पूरी फुल चम्मच 100%। एक कहते हैं ना 1/4 लेना, बस 1/4 हिस्सा लेना। एक कहते हैं 2/3 लेना, 3/4 लेना। दैट इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, जहां पर हमें सिर्फ मतलब होता है 25% से और 75% से। 25% और 75% को माइनस करके हम बीच का जो है वो निकालते हैं कि कितना जो है वो डेटा वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है। इसी के अंदर आपकी फिर नेक्स्ट आती है क्वार्टाइल डेविएशन, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, इसके अंदर नहीं बताऊंगी। फिर आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब होता है एवरेज डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन। ये सिंपल वही होता है जैसे हम लोग मीन निकालते हैं, तो वही मीन डेविएशन निकाला जाता है। बस इसके ना एक चीज की प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर ना साइन जो है वो माइनस का आता है। इसके अंदर जो साइन है वो माइनस का आता है। देखो ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लेना। अगर मीन डेविएशन मीडियन से निकालोगे तो फॉर्मूला है सिग्मा मीन माइनस सॉरी एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। अगर आप मीन डेविएशन मीन से निकालते हो तो सिग्मा एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एम डी मीन मीडियन से निकालते हो तो एम डी एम डिवाइडेड बाई मीडियन है, और मीन से निकालते हो तो एम डी डिवाइडेड बाई मीन है। फॉर्मूले आप लोग को याद करने पड़ेंगे, इसको मैं आपको किस तरीके से याद नहीं करवा सकती, ये आपको खुद याद करना। तो जैसा कि मीन डेविएशन का भी यही मतलब होता है कि आपकी जो एवरेज वैल्यू आएगी उससे आपका डेटा कितनी दूर है। अब मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज करिए ये 5 है, 10 है, 3 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करिए इनके नंबर हैं 20 में से। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा इनकी बात करूँ तो मैं पहले इनका मीन निकाल लूंगी, इनको प्लस करके। तो इनका प्लस करके मीन सिंपल सा कैसे निकालते हैं, 5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाई 3 निकाल लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। ये 10 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा डेटा कितनी दूर किससे है। उसके लिए फिर हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो 5 - 10, 10 - 10, इस तरीके का हमें निकालना है, और 15 - 10। आ गया समझ में? ऐसे निकाल लेंगे तो वैल्यू निकल आएगी हमारी -5। मैंने आपको बोला इसमें माइनस आ जाता है। -5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा, और आपका 15 में से 10 गया तो 5 आ जाएगा। अब फिर इसको एक तरीका और आगे, इसको फिर से आप इसका एवरेज निकालोगे तो 5 माइनस का है, इग्नोर कर देंगे, +0 +5 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम इन तीनों को फिर से करके एवरेज निकालें डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 5 5 10, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा। यानी हमारा जो डेटा है वो एवरेज से 3.33 दूर है।
ऐसे हम निकालते हैं कि कितनी दूर है। आगे समझ में? फॉर्मूला देखो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। अगर मीन डेविएशन जो है आपका सिग्मा एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन है, अगर ग्रुप डेटा है तो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है वो आई नहीं है, सॉरी वो ब्रैकेट है, वो है लाइन है, वो जो बोलते हैं मैथ्स की भाषा में से क्या बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन निकालोगे तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन निकलेगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटा आपको यही बताता है कि आपका डेटा आपके मीन से कितना दूर है। लेकिन इसमें जो है ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि ये माइनस की जो चीज आती है ना मीन डेविएशन में, उसको ये स्क्वायर में बदल देता है। कहता है माइनस हटाने के लिए डेटा को स्क्वायर कर दो। तो इसका फॉर्मूला, अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे अनग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अगर आपका सैंपल छोटा है 30 से तो आप लगाओगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एन माइनस वन। लेकिन अगर डेटा ग्रुप के अंदर है, टेबल के अंदर है, तो आप लगाओगे सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकल कर आएगा उसका स्क्वायर कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100। देखो फॉर्मूला जो है ना याद करना वो आपके हाथ में है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं, फॉर्मूले हैं। पहला, अगर सीरीज इंडिविजुअल है जैसे 4 5 7 8 तो आप एक्चुअल मीन मेथड लगा सकते हो, अज्यूम्ड मीन मेथड लगा सकते हो, मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा लगा सकते हो। लेकिन अगर वही डिस्क्रीट डेटा है तो उसमें एक्चुअल मीन, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन लगेगा। और अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड लगता है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। तो मैंने आपको बताया था ना कि पिज्जा के 4 पार्ट होते हैं। तो अगर मैं पिज्जा के 4 पार्ट कर दूं तो सबसे पहला 1/4, सेकेंड फोर्थ, 3/4 और फिर आपका पूरा पिज्जा 100%। तो इसके अंदर ऐसे ही Q1, Q2 और Q3 होता है। ये आपको फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगा। Q1 का फॉर्मूला याद कर लो बस। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4, n+1 डिवाइडेड बाई 4। और अब बस ये फॉर्मूला याद रखना। Q2 पूछेगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू n+1/4। 3 पूछता है Q3 तो 3 मल्टीप्लाई बाई n+1/4। फॉर्मूला n+1/4 ही रहेगा, बस 2 और 2 पूछा जाए तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 पूछा जाए तो 3 का मल्टीप्लाई। फिर आता है परसेंटाइल एंड डिसाइल्स। डिसाइल्स का मतलब आर दोज ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिवाइड द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी 10 भाग में बांट देना, अपने डेटा को 10 भाग में बांट देना। लेकिन याद रखना यहाँ पर 10 नहीं आता, D1 से लेकर D9 तक आता है, 9 तक की गिनती होती है। भला ही हम उसको 10 भाग में बांटते हैं पर ये 10 भाग में बढ़ता जरूर है, लेकिन ऑब्जर्वेशन 9 तक ही होता है, D1 से D9। वही अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंट को हम लोग 100 भागों में 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। तो यहाँ पर भी 99 होगा, D1 से लेके D99 तक रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द ब्लड प्रेशर दिए हुए हैं, 8 लोगों के ब्लड प्रेशर दिए हुए हैं, आपको रेंज निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक क्वेश्चन में सिंपल। और डेटा कौन सा है? अनग्रुप का है। तो सबसे पहले रेंज निकाल ली। रेंज मैंने आपको बोला था लोवेस्ट माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? 90, 82, 80, 92, 80, 72, 80, 82। सबसे बड़ा कौन सा है मैम? सबसे बड़ा 92 है। और सबसे छोटा कौन सा है मैम? 72। तो 92 से 72 माइनस कर दोगे तो बेटा आपका रेंज निकल आएगा 20। वही कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाओगे तो लोवेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लोवेस्ट प्लस लार्जेस्ट, सॉरी बार बार नहीं क्यों लोवेस्ट याद आ रहा है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो 92 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 92 प्लस 72, तो 0.12 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मैम बात कर रहे हैं यहाँ पर मीन डेविएशन निकालने की, मीन डेविएशन और मीन का कोएफिशिएंट। तो मैम मीन डेविएशन में ये टेबल हमें बनानी पड़ेगी, बनी बनाई नहीं है, ये टेबल हमें बनानी पड़ेगी। हमें तो सिर्फ ये सीरीज दी हुई है, हमें तो खाली क्या दिया हुआ है? ये वाली सीरीज दी हुई है। बस हमें तो टेबल बनानी पड़ेगी ना इसके अंदर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका? सिग्मा एक्स माइनस मीन। अब मीन कहाँ से लाओगे? मीन निकालने के लिए टेबल बनाई गई है ये, बिना टेबल के निकालोगे ना तो फिर नहीं निकल पाएगा। यानी निकाल तो लोगे पर डेटा एक सामने सामने नहीं दिखेगा, बस इतना है। अब मीन कैसे निकालेंगे मैम ये बताओ। देखो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बोली थी
कि एक्स माइनस मीन करना है आपको, एक्स माइनस मीन करना है आपको। सिर्फ आपको एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी, देखो ऊपर वाले चार्ट में 90 80 8 इंडिविजुअल्स लिखे हुए हैं कि 8 लोगों का डेटा है। क्या बोला गया यहाँ पर? 8 लोगों का डेटा है, ठीक है। अब आपको बेटा एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी मैम? मीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स माइनस एक्स जो ये आप देख रहे हो ना, एक्स माइनस मीन, ये निकालना पड़ेगा। अब ये वाली चीज मैम कैसे निकलेगी? इसको निकालने के लिए आपको सिंपल सा मीन निकालना है। सिंपल सा मतलब सिग्मा एक्स, ऊपर आ जाओ, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल का एन। अब मैम सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे? सिग्मा का मतलब टोटल होता है, टोटल। तो कितने पेशेंट थे मैम? 8। तो वैल्यू क्या है? 90 82 80 92 80 72 78 82। इनको जोड़ दो बेटा तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। इनको जोड़ दो तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। कितना है? 656। और टोटल पेशेंट अभी मैंने आपको कितने बताए थे? एन। मैम 8 पेशेंट थे, तो 8 से डिवाइड कर दो। कितना निकल आया? 82। अब इसी से खेल है हमारा पूरा, 82 से। यहाँ पे लिख दो, ये 82 वैल्यू निकल आई। अब इस 82 से बेटा इसको इसको माइनस करते जाओ। 82 से 90, मतलब 90 से 82 को माइनस करो, कितना आएगा? 8। 82 से 82 को माइनस करो, 0। 80 से 82 को माइनस करो, इनको माइनस करो इसके साथ, तो मैम माइनस का 2। 92 से करो 82 को मैम 10। 80 को 82 से करो -2। 72 को 82 से -10। 78 से 82 -4। और 82 से 82 0। इस तरीके से आपको अब ये वाली वैल्यू ऐसे निकलेगी। अब ये वाली वैल्यू निकलेगी तो मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन में माइनस वाले साइन इग्नोर कर देना बस, और कुछ नहीं करना। माइनस वाले इग्नोर कर दोगे तो सेम डिजिट लिख दो, 8 0 माइनस की 2 की जगह 2 10 2 10 4 0। ये तो आपको माइनस हटा के दिखा दिया गया है, नहीं तो इस टेबल की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टेबल की बेटा जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस मीन। सिग्मा एक्स माइनस मीन कितना है बेटा? अब इनको जोड़ दो, 8 0 2 10 2 10 4, इनको जोड़ दोगे तो 36 आ जाएगा। और पेशेंट कितने? 8। तो 36 डिवाइडेड बाई 8 यानी 4.5 आपका मीन डेविएशन निकल आया। अब 4.5 कोएफिशिएंट पूछा है तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा दो, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाई मीन। ये जो आपने ऊपर निकाला था 4.5, इसको डिवाइड कर दो मीन से। मीन कितना निकाला था हमने? 82। और मीन कैसे निकलता है? सबको टोटल करके डिवाइडेड बाय जितने हैं, तो सबको टोटल कर दिया था हमने एक्स की सारी टोटल वैल्यू करके डिवाइड बाय एन। बस फॉर्मूला लगाना है। जो टफ वाला था ना 82, वो मैंने आपको समझा दिया कि 82 कैसे आ रही। तो आप कहते हैं मैम टेबल पे 8 कैसे आ रहा है, 0 कैसे आ रहा है? नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और हमें वेरिएंस निकालना है। तो वही सेम चीज लगा देंगे, यहाँ पे सेम चीज लगती है। सेम जैसा निकाला था वैसे ही चार्ट लगा दो। मैंने आपसे बोला था नेगेटिव साइन को हटाने की जगह बस उसका स्क्वायर कर देना, यही तो बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन में खाली नेगेटिव साइन से बचने के लिए उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। बाकी आपने मीन डेविएशन जो निकाल रखा है वही काफी है टेबल। वो टेबल वही की वही है, देखो 8 0 -2 10 -2। बस बेटा आपको उसका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 10 का 100, 2 का 400, ऐसे करके बस ये वाली वैल्यू चाहिए मैं स्क्वायर की। उस डेटा का स्क्वायर कर दो तो मैम उसका स्क्वायर आ जाता है 288। और डिवाइडेड बाई n-1, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना 30 से छोटी है 30 से बड़ी है, वो आपको देखनी थी यहाँ पर। तो आपका n-1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल n नहीं आएगा, n-1 आएगा। फॉर्मूला ध्यान से याद रखना, n-1। n कितना है? 8 पेशेंट। 8 पेशेंट में से एक माइनस कर दो, 7। और जो आंसर आएगा उसका रूट में आ जाता है, तो 6.41 आपका निकल आया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपसे बोलूं वेरिएंस, तो मैंने आपका था स्टैंडर्ड डेविएशन का भी स्क्वायर कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है उसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस निकल आएगा। तो 6.41 का स्क्वायर करोगे तो 41.14 आ जाता है। और कोएफिशिएंट का वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था बेटा? 6.41। और मीन हमने निकाला ही था 656 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 100, तो 7.81 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी कह रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा, एक बार में शायद क्लिक ना करे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बता दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। 100 लोगों का डेटा लिया गया था जिसके अंदर आपकी मीन दी हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो एस कितना है? 9.8। और मीन कितना है? 132 इंटू 100, 7.42 निकल आया। और हेमोग्लोबिन का कितना दिया हुआ है? एस 1.3 डिवाइडेड बाई 12.6 इंटू 100, 10.3। तो ये आपका सिंपल सा था, मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बेल कर्व
एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी कर्व, गॉसन कर्व भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मीन मीडियन मोड सब बराबर है, मीन मीडियन मोड सब बराबर है। जैसे आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे ये चीज, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये घंटी किस तरह होता है बेटा, जिसमें मीन मीडियन मोड आपकी ये इस बीच वाली लाइन में सारे आके यहाँ पर बैठते हैं। अगर आप इसका आधा हिस्सा कर दो तो 50-50% होता है, सेम रहता है, दोनों तरफ का हिस्सा सेम रहता है। अगर आप ब्रेड को काटते हो बीच में से तो आधा इधर सेम रहेगा। ठीक है, ये आपको ये बताता है कि मीन मीडियन मोड में से ये तीनों बराबर हैं या बड़े हैं या छोटे हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी याद रखो। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप्ड होता है, घंटी की तरह होता है, सिमेट्रिकल होता है, मतलब सेंटर से बराबर होते हैं दोनों हिस्से। मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड एट द सेंटर, सेंटरों में ही तीनों चीजें आती है, मीन मीडियन एंड मोड। द विड्थ ऑफ द कर्व इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो किससे नापा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके का साइन बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। The tall of the curve flatten out indefinitely along with the horizontal axis, always approaching the axis but never touching। देखो ये जो चीजें है ना ये कभी टच नहीं करती, याद रखना लाइंस को, एक्स एक्सिस नीचे वाली लाइंस को ये लोग कभी टच नहीं करती क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है। द एरिया अंडर द कर्व इज 1। देखो बेटा जो अंदर पूरा एरिया का जो अंदर का एरिया है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 का मतलब 100%। 50 इधर होता है बेटा, 50 इधर होता है, तो टोटल मिला के कितना हुआ 100%, या 1 बोल दो, 1 मतलब 100%। अब आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसी के अंदर ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, यानी मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड। अब इसके अंदर दो सिचुएशन आती है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो बेटा इसमें आपके जो दो घंटियां मैंने आपको बताई थी इसका झुकाव लेफ्ट की तरफ ज्यादा होता है। अगर नेगेटिव है लेफ्ट की तरफ जो है वो ज्यादा बन जाएगा, देखो इस तरफ ज्यादा दिख रहा है ना, बराबर नहीं है, इस तरफ ज्यादा जा रहा है। इस तरफ ज्यादा जाने का मतलब ये होता है कि मोड ज्यादा है। मैंने आपको बोला था कि मीन मीन मीडियन मोड तीनों बेटा बराबर होने वाले हैं, तीनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले। मीन को हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना, नहीं तो एम समझ नहीं आएगा। मीन का मतलब ये, ठीक है, और मीडियन का मतलब तो हम एम से ही लिखते हैं, और जेड का मतलब क्या होता है बताओ, जेड का मतलब होता है मोड। ये तीनों बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, तो लेफ्ट तरफ की तरफ ज्यादा झुक जाएगा तो मतलब मोड बेटा ज्यादा है, मोड आपका दोनों से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ पॉजिटिवली है तो पॉजिटिवली का मतलब ये राइट साइड की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, यानी आपका मीन बेटा ज्यादा है दोनों से। आगे समझ में। अगर आपका लेफ्ट तरफ जाता है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, उल्टा हमारा हाथ हमेशा नेगेटिव होता है ना, उल्टे हाथ से हम कोई काम नहीं करते, उल्टा मतलब नेगेटिव। उल्टा अगर नेगेटिव जा रहा है तो सपोज करिए मोड ज्यादा हो गया है मीन से भी और मीडियन से भी। लेकिन अगर सीधे हाथ की तरफ जाए तो सीधे हाथ की तरफ अगर ज्यादा झुक जाता है कर, तो समझ लेना मीन ज्यादा है दोनों से, मोड और मीडियन से। बस उसमें और कुछ याद नहीं करना। अब इसका फॉर्मूले यहाँ से याद करने हैं कि स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए आपके पास ये कुछ फॉर्मूला होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव तो मैंने आपको बता दिया। अगर एब्सोल्यूट है तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड, या फिर Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। और अगर आप रिलेटिव की तरीके से नापना चाहते हो तो वहां पे आपका बी एंड वाई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आता है, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आता है, बाउले का आता है, कैली का आता है। इनमें आपको ज्यादा याद नहीं करना, इनमें इसके फॉर्मूले याद कर लेना बस। मैंने मेंशन नहीं करा है, कुछ काम आप लोग अपने आप से भी कर सकते हो। इसके फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने ऐड कर लेना नोट्स में। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, स्पेशली कार्ल पियर्सन का, बाउले का और कैली का। अब आता है कोर्टेसिस। कोर्टेसिस मेजर द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। ये शेप बताता है कि किस शेप का है आपका कर्व, ठीक है। ये आपकी डिग्री बताता है कि किस कैसे ऊंचाई कितनी कितनी है। तो तीन तरीके की होती है, लेप्टो मेसो प्लेटी, लेप्टो मेसो प्लेटी। अगर मैं बात करूं आपका कर्व बेटा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा उसे बोलते हैं लेप्टोक्यूटिक। क्या बोलते हैं, लेप्टोक्यूटिक। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका कर्व सबसे नीचे है, सबसे फ्लैट है, सबसे नीचे, तो उसे बोलते हैं बेटा प्लेटी कर्टिव, प्लेटी कर्टिक, ठीक है। अगर मैं बोलूं बीच का है तो बीच को बोलते हैं मीसोक्यूटिक। तो लेप्टोक्यूटिक, प्लेटोक्यूटिक और मीसोक्यूटिक, ये आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए। सबसे ऊंचे वाले को लेप्टोक्यूटिक बोलते हैं, सबसे नीचे वाले को प्लेटिक्यूटिक बोलते हैं, और बीच वाला जो होता है जो जीरो के बराबर होता है उसे बोलते हैं मीसोक्यूटिक। जो जीरो से बड़ा है सबसे ऊपर वो लेप्टो, जीरो से छोटा है वो प्लेटी, ठीक है, और जो बीच का होता है वो मीसोक्यूटिक है। तो ये आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत था। अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप लोग पुराना भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो पढ़ते हो ना उसको 2 बार रिवीजन जरूर करा करो, तभी की तभी, नहीं तो दिमाग में सेट नहीं होगा, भूल जाओगे।
तो चलिए, अगर वाकई सेशन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।